स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। कोहिनूर डायमंड की चर्चा अक्सर होती है, या यूँ कहें कि अक्सर चर्चा में आ ही जाता है। कुछ दिन पहले ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ के डेथ पर यह डायमंड चर्चा में था और अब पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि भारत से ब्रिटेन ले जाए गए कोहिनूर डायमंड को भारत को लौटाना चाहिए। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के इस एपिसोड में हम कोहिनूर हीरे की हिस्ट्री पर बात करेंगे और जानेंगे कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की माइंस से निकला ये बेशकीमती डायमंड ब्रिटेन कैसे पहुंच गया और क्या इसे वापस लाना पॉसिबल है। कोहिनूर का मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का पर्वत। कोहिनूर एक कलरलेस डायमंड है जो दुनिया के सबसे बड़े तराशे गए डायमंड्स में से एक है। ये 105.6 कैरेट्स का है। दिलचस्प बात यह है कि इसे न तो कभी बेचा गया और न ही खरीदा गया, बल्कि एक राजा से दूसरे राजा के पास गिफ्ट के तौर पर ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचता रहा। कोहिनूर डायमंड की हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में गोलकुंडा की माइंस से निकाला गया था, करीब 800 साल पहले, 13th सेंचुरी में। और उस वक्त यहाँ पर ककाटिया डायनेस्टी रूल कर रही थी। गोलकुंडा की माइंस से कोहिनूर के अलावा कई और बेशकीमती हीरे निकाले गए हैं। बाद में ये कोहिनूर डायमंड दिल्ली के खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और फिर बाद में ये मुगल बादशाहों के महलों की शोभा बढ़ाता रहा। मुगल बादशाहों से ये पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह के पास पहुंचा, जो इसे अपने साथ ईरान ले गया। कोहिनूर की हिस्ट्री पर विलियम डेलरिम्पल और अनीता आनंद ने एक बुक लिखी है, कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड। विलियम डेलरिम्पल के मुताबिक कोहिनूर का सबसे पहले जिक्र 1750 में पर्शियन हिस्टोरियन मोहम्मद मारवी ने नादिर शाह के भारत इन्वेजन के दौरान किया है। डेलरिम्पल लिखते हैं कि कोहिनूर उस वक्त तख्ते ताऊस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ईरान ले गया था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताऊस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। विलियम डेलरिम्पल अपनी इस बुक में ये भी लिखते हैं कि कोहिनूर हीरे पर पहली बार लोगों का ध्यान भी तभी गया जब नादिर शाह इसे अपने साथ ले गया। उनके मुताबिक नादिर शाह ने ही इस डायमंड का नाम कोहिनूर रखा। बाद में नादिर शाह के अफगान बॉडीगार्ड अहमद शाह अब्दाली के जरिए ये अफगानिस्तान पहुंच गया। कुछ समय तक ये अब्दाली के सक्सेसर्स के पास रहा। अब्दाली के एक सक्सेसर शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त वहाँ पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। 1813 में महाराजा रणजीत सिंह को यह डायमंड शुजा शाह से मिला। इसके बाद से यह डायमंड भारत में ही रहा। बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह हर समय इसे अपने पास रखते थे और जब भी कोई खास मेहमान उनसे मिलने आता था तो उसे दिखाते थे। 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हो गई। 1843 में उनके 5 साल के बेटे दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर के जरिए कोहिनूर हीरा भी अंग्रेज़ों के पास आ गया। डेलरिम्पल लिखते हैं कि कोहिनूर लेने के लिए लॉर्ड डलहौजी खुद पंजाब आए और एक खास शिप से इसे उन्होंने लंदन में क्वीन विक्टोरिया के पास भिजवाया। 3 साल बाद लंदन में एक खास एग्जीबिशन में इसे लोगों को दिखाया गया। डेलरिम्पल बताते हैं कि कोहिनूर को देखने के लिए लंदन में इतनी भीड़ जुटी कि इससे पहले वहाँ कभी इतने लोग एक साथ नहीं जमा हुए थे। ब्रिटिशर्स ने इसे और खूबसूरत बनाने के लिए इसकी रीकटिंग की और तराशा गया, और ये इस कदर बदल गया था कि जब लंदन में दलीप सिंह ने इसे देखा तो वो क्वीन विक्टोरिया से कहने लगे कि ये वो कोहिनूर नहीं रहा जिसे मैंने बचपन में देखा था। क्वीन विक्टोरिया ने तो मरते समय तक इसे अपने पास रखा, लेकिन उनके बेटे लॉर्ड एडवर्ड 7 ने कोहिनूर को अपने क्राउन में नहीं लगाया, पर उनकी वाइफ क्वीन एलेक्जेंड्रा के क्राउन में कोहिनूर को जगह मिली। दरअसल जब क्राउन भारत से ब्रिटेन ले जाया जा रहा था तो उसके बाद से ही उसके बारे में एक सुपरस्टिशन भी जुड़ गया कि यदि इसे कोई मेल टच करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फीमेल को ये डायमंड कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहरहाल वजह जो भी हो, लेकिन ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेल मेंबर्स ने इसे अपने पास नहीं रखा। बाद में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने भी कोहिनूर को अपने क्राउन में जगह नहीं दी। फिलहाल ये कोहिनूर डायमंड टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। कोहिनूर डायमंड पर भारत के अलावा कई और कंट्रीज क्लेम कर चुकी हैं। दरअसल ब्रिटिश एम्पायर के अधीन रहे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अलावा ईरान भी इस पर क्लेम करते हैं। भारत ने सबसे पहले 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ही क्लेम किया था
और तब से लेकर अब तक कई बार इस बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा जा चुका है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन क्लेम्स को रिजेक्ट कर चुकी है। 1976 में पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कोहिनूर मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी देने से मना कर दिया गया। ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा समय तक क्वीन रहने वाली एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ के बाद कोहिनूर को वापस लाने की डिमांड एक बार फिर ताज़ी हो गई है। 2010 में यूके के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन ने इन क्लेम्स को रिजेक्ट करने के पीछे बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि हम एक कोहिनूर के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत जल्द ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। जहां तक अफगानिस्तान और ईरान के क्लेम्स का सवाल है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये कोहिनूर एक जगह से दूसरी जगह गया तब आज की तरह नेशनल बाउंड्रीज का क्लियर डिमार्केशन नहीं हुआ था। ये लॉजिक भी दिया जाता है कि कोहिनूर के सिस्टर डायमंड के नाम से पहचाना जाने वाला डायरा नूर डायमंड और तख्ते ताऊस के कुछ पार्ट्स ईरान में हैं, लेकिन इनकी वापसी की बात क्यों नहीं की जाती। सवाल उठता है कि क्या कोहिनूर डायमंड भारत को वापस मिल सकता है। हालांकि भारत के पास कोहिनूर को वापस लेने के पीछे कोई लीगल कॉम्पिटेंस नहीं है। एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिर्फ उन एंटीक्विटीज़ को वापस ला सकता है जिन्हें इल्लीगल तरीके से बाहर ले जाया गया हो, लेकिन कोहिनूर के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोहिनूर तो पंजाब की हार के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत महाराजा दलीप सिंह ने अंग्रेज़ों को गिफ्ट में दिया था। 2016 में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि कोहिनूर को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था, इसलिए अब उस पर क्लेम नहीं किया जा सकता। कल्चरल प्रॉपर्टी के इलिसिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को प्रिवेंट करने के लिए यूनेस्को 1970 कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। हालांकि कन्वेंशन के आर्टिकल 7 और 15 स्टेट पार्टीज़ को स्पेशल एग्रीमेंट करने से नहीं रोकते हैं। अब बात आती है कि कल्चरल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। तो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के तहत आने वाली साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की सभी चीज़ें शामिल होंगी। इसके साथ ही कोई भी कंट्री अपने मुताबिक अपने यहाँ की कल्चरल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए भी इंडिपेंडेंट है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।